साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों के खिलाफ, जस्टिस के खिलाफ उन्होंने सीधा सीधा मोर्चा खोल दिया है। और मुझे याद नहीं आता दोस्तों कि इससे पहले कभी देश के गृह मंत्री ने किसी सरकार के सबसे बड़े मंत्रियों में से एक, बल्कि दूसरे नंबर के आप कह सकते हैं, उन्होंने इस प्रकार से कभी मोर्चा खोला हो, कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों से तुलना नहीं कर रहा हूं, वो तो सीधा सीधा पूर्व जज तो छोड़िए, जो इनकम्बेंट जज है उसको ही निपटा देते थे। इंदिरा गांधी के समय में, जवाहरलाल नेहरू के समय में बहुत सारे किस्से हैं, आज उसकी बात नहीं कर रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कह रहा हूं। वाजपेयी सरकार में भी कभी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत की बात नहीं कर रहा, छोड़ दिए, हिम्मत तो बहुत होती है, लेकिन वाजपेयी सरकार में भी कभी ऐसी बात नहीं हुई। मोदी सरकार में इक्का दुक्का मंत्रियों ने कहा, वो भी जब अति हो गया। लेकिन पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने एक नहीं बल्कि दो जजों के खिलाफ इतनी बड़ी बात कही है। ये सीधे सीधे क्या इस बात के संकेत हैं कि आर पार की जंग अब होना लगभग तय है। और इसमें पहले जो पूर्व जज हैं वो तो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उसके जो उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस के। अब आपके मन में ये भी सवाल उठेगा दोस्तों, और ये जानना भी चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि सीधे गृह मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ इस तरीके से अपनी बात रखनी पड़ रही है। आखिर वो नौबत क्यों आई, कैसे आई? अब तक नहीं किया अगर 11 साल में, तो अब क्यों किया? यहीं से सारे सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, और तब समझ में आता है कि चीजें उस तरीके से नहीं है जैसी कभी कभी दिखाई जाती है। आज इसी को डिकोड करूंगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को लेकर तमाम तरह की चीजें बहस होती रहती हैं। आज की कहानी कुछ विशेष है क्योंकि इसमें सीधे गृह मंत्री अमित शाह जुड़े हैं। अच्छा हाँ, एक बात और बता देता हूं, आज की वीडियो में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि जुडिशरी से जुड़े जो हस्ताक्षर गैंग हैं वो एकदम से जाग उठे हैं। कभी अवार्ड वापसी गैंग, कभी सहिष्णुता गैंग, अब फिर से हस्ताक्षर वाले गैंग, और इस बार तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, ऐसे ऐसे नाम आए। जरा नाम सुनना चाहेंगे ना? तो आज के वीडियो में यही सब कुछ बताने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप भी जरूर बताइएगा आपके विचार क्या है। और ये तो पूर्व जजेस की बात है, जरूर आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। और हाँ, देखिए, गणपति का उत्सव अब शुरू होने जा रहा है। जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था दोस्तों, आज ही गणपति बप्पा मोरिया ये गीत हमने अपलोड किया है। बहुत तैयारी के साथ इसे तैयार किया है दोस्तों हमारी टीम ने। ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। एक एक चीज़ पर अपने कमेंट कीजिएगा। मैंने कमेंट में पिंड भी कर दिया इस गीत को, और आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों एक एक चीज़, चाहे गीत हो, मुखड़ा हो, संगीत हो, सुष्मिता जी की आवाज़ में है। बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, इंडिया अलायंस ने दोस्तों, जब कांग्रेस पार्टी ने अपना इन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो एकदम से यह नाम चर्चा में आ गया। ये उम्मीदवार तो किसी को भी बना सकते थे भाई, जब गांधी जी के पोते तक को बना दिया तो ये किसी को बना सकते हैं। इनको भी पता है ये हारेंगे, सबको पता है यही हारेंगे भाई, जिसका बहुमत होगा वही जीतेगा, यही लोकतंत्र है। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी का ही नाम क्यों चुना? क्योंकि इनका नाम आते ही दोस्तों याद रखिए, आदिवासियों के जख्म हरे हो जाते हैं। आदिवासियों के साथ इतनी बड़ी, इतनी क्रूर घटना हो गई
वो सारी की सारी घटनाएं एक एक करके याद आने लगती हैं। रेड्डी वही न्यायाधीश हैं दोस्तों जिन्होंने वर्ष 2011 में, ये मोदी सरकार नहीं थी उस समय, निर्णय देते हुए सलमा जुडूम आंदोलन को असंवैधानिक करार दिया था। और अब अमित शाह ने 22 अगस्त को दोस्तों, आज 25 है ना, एक कोच्चि में मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव 2025 का संबोधन किया। अब आई है खबर, ये अमित शाह ने बी सुदर्शन रेड्डी पर बातचीत की। अब देखिए क्यों बात की, इस बात को समझिए। इन्होंने नहीं कहा था, लेकिन जब बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया, इन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी। राहुल गांधी की तारीफ में ऐसे बिछे कि संवैधानिक संस्थाओं को भी तार तार करना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कहने लगे हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे काहे का वैचारिक लड़ाई भाई? सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व जज वैचारिक लड़ाई लड़ता है? कौन सा वैचारिक लड़ाई? आप तारीफ कीजिए राहुल गांधी की कि धन्यवाद जी, आपने हमको मौका दिया उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, मैं लड़ रहा हूं। लेकिन दोस्तों उनको कुछ और चीजें भी थी ना, और वो सारी चीजें देखते हुए तब जाकर अमित शाह जी ने ये कहा कि ये तो नक्सलवाद का समर्थन करते थे। और अमित शाह जी ने ये कहा कि यदि बी सुदर्शन रेड्डी ने सलमा जुडूम पर फैसला न सुनाया होता तो नक्सली वामपंथी आंदोलन 2020 से पहले ही समाप्त हो गया होता। और ये जो सुदर्शन रेड्डी है ना, वैचारिक लड़ाई बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ कि हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वैचार क्या है इनके? ये आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर सलमा जुडूम का जजमेंट दिया, ये अमित शाह जी ने कहा और खुलकर कहा है। दोस्तों मैं आपको वो हिस्सा सुनाना चाहता हूं कुछ बयान का, जरा गौर से सुनिए क्या कहते हैं और खुलकर कह रहे हैं। ये आपको कुछ बाइट में सुनाऊंगा दोस्तों, जरा सुनिए क्या कहते हैं। ओपोजिशन के प्रत्याशी श्रीमान सुदर्शन रेड्डी वही है जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को, नक्सलिज्म को मदद करने के लिए सलवा जुडम का जजमेंट दिया था। और सलवा जुडम का जजमेंट न होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक समाप्त हो गया। यही सज्जन जिन्होंने आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर सलवा जुडम का जजमेंट दिया है। केरल ने नक्सलिज्म का दंश झेला है, उग्रवाद को भी सहन किया है। केरल की जनता ये जरूर देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथियों के दबाव में किस तरह से अपने ऐसे प्रत्याशी को तय करती है जो वामपंथी उग्रवादी नक्सलिज्म के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जैसे पायस फोरम का उपयोग किया। देखा आपने दोस्तों क्या कहा इन्होंने। और अमित शाह यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आज एएनआई को भी अपना इंटरव्यू दिया और उसमें साफ साफ कहते हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि इनको ये जवाब देना चाहिए कि भाई ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना जो वामपंथी सोच से सहानुभूति रखता है। क्योंकि सुदर्शन रेड्डी ने आदिवासियों से आत्म अधिकार का, आत्मरक्षा का अधिकार छीन लिया। एक ऐसा समूह, नागरिक समूह खड़ा हो गया था जो नक्सलियों का सफाया कर सकता था, आत्मरक्षा कर सकता था। सुदर्शन रेड्डी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। ये वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे क्या? जरा ये हिस्सा आपको सुनाता हूं बयान में, सुनिए दोस्तों। जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी वो परेशान थे, उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बढ़ाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। आप ये समझ लीजिए दोस्तों, सलवा जुडूम पर जिस तरीके से फैसला दिया उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ, आदिवासियों को नुकसान हुआ, स्कूल बर्बाद हो गए, सीआरपीएफ को रातों रात बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक जज क्या कुछ कर सकता है, ये बात वो कह रहे हैं। आपको और मैं एक छोटा हिस्सा और सुनाता हूं।
जरा सुनिए। बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे, रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए। मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा। ये कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों। पता चलता है क्या है, हम लोगों को ना भूलने की बड़ी बीमारी है, और ये बीमारी हिंदुओं में कुछ ज्यादा है। वो भूल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। लेकिन अमित शाह जी ये कहते हैं कि जो फैसला दिया गया ना, उससे नक्सल जो है प्रोटेक्ट हुआ, उसको बचाने का काम किया गया। सिर्फ एक लाइन 2-3 सेकंड का आपको सुनाना चाहता हूं, आप सुन लीजिए। जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं दोस्तों। क्या है सलवा जुडूम? सलवा जुडूम के बारे में जानना चाहिए। सलवा जुडूम दोस्तों गोंडी भाषा का एक शब्द है, और इसका अर्थ होता है शांति अभियान से जुड़ा हुआ, शांति अभियान। और यह दरअसल एक हथियार बंद संगठन था दोस्तों, जिसे राज्य सरकार और सुरक्षा बलों दोनों का समर्थन हासिल था। स्थानीय लोगों से मिलकर बने इस संगठन का काम क्या था, यह भी समझिए। सुरक्षा बलों की मदद करना और नक्सलियों से सीधे तौर पर मुकाबला करना। इसकी शुरुआत किसने की, यह भी जानना चाहिए। इसकी शुरुआत जून 2005 में एक कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा द्वारा की गई थी। अब ये क्यों किया गया, इसका अर्थ आप समझिए। भाई नक्सली हैं, हथियार लेकर हैं, इतना बड़ा राज्य, बिखरे हुए लोग, पुलिस वाले कहां कहां जाकर बचाएंगे। तो ये कांग्रेसी नेता, इसने सोचा कि अब हर आदमी को तो बचाया नहीं जा सकता, हर जगह पुलिस वाले तो होंगे नहीं, स्थानीय आदिवासी मारे जा रहे हैं, पीड़ित हैं। बोला ऐसा है, आप ही को हम ट्रेनिंग देते हैं, आपको हथियार भी देंगे, आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, और विशेष पुलिस अधिकारी भी बना देंगे, और आपको 3000 रुपये मासिक तनख्वाह भी देंगे। यानी ट्रेनिंग भी, हथियार भी, और हर महीने पैसे भी। और आदिवासी व्यक्ति लोग जुड़े, नक्सलियों की नाक में दोस्तों दम कर दिया था। पुलिस वालों की सहायता तो कर ही रहे थे, सीधे नक्सलियों से जूझने लगे, भगाना शुरू कर दिया मार करके। आप समझिए, उस चीज को सुदर्शन रेड्डी ने खत्म कर दिया। यह मामला जुलाई 2011 में दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एस निज्जर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सलवा जुडूम अभियान को, जानते हैं इन्होंने क्या किया, गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित किया था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप समझ लीजिए। वहां पर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि सलवा जुडूम का गठन राज्य सरकार का उस संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे हटने जैसा है, जिसमें नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए एक प्रशिक्षित और स्थायी बल होना चाहिए। कांग्रेस के नेता थे महेंद्र कर्मा, जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सुदर्शन रेड्डी वाली पीठ में जब यह फैसला आया, वो नक्सल के खिलाफ अभियान को एक धक्का लगा। आदिवासियों को चुन चुनकर नक्सलियों ने निशाना बनाया, और यही कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ठीक 2 साल बाद बैन लगने के घात लगा के बैठे हुए थे नक्सली। 25 मई 2013 को इनके काफिले पर हमला कर दिया गया। यह पूरा कांग्रेस का काफिला था, और महेंद्र कर्मा समेत 24 लोगों की हत्या कर दी गई थी। यह इस फैसले के ठीक 2 साल बाद की बात आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये चीजें। और इसी पर सवाल उठाया है अमित शाह जी ने। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, इसके आगे का किस्सा जानिए। एक हस्ताक्षर गैंग फिर से सक्रिय हो गया। भाई जानते हैं ना मोदी जी के खिलाफ कौन कौन सा गैंग होता है, अवार्ड वापसी गैंग।
असहिष्णुता वाला गैंग और हस्ताक्षर गैंग है, वो बीच में थोड़ा शांत हो गया था, ये गैंग फिर से सक्रिय हो गया है। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जस्टिस हैं, अब वो गृह मंत्री पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा इनको बचना चाहिए। और इसमें कौन? कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर, 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह ने कहा कि बहुत बड़े आदमी हैं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने जो सार्वजनिक रूप से व्याख्या की है वो गलत है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये फैसला कहीं भी ना तो स्पष्ट रूप से ना ही इसके पाठ के किसी भी निहितार्थ के माध्यम से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन करता है। मैं आपको चिट्ठी दिखाता हूं दोस्तों, आप बड़े ध्यान से वो चिट्ठी देखिए, आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी बात, क्या क्या लिखा है। मैं हिंदी में भी पढ़ दूंगा। द स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह पब्लिकली misinterpreting the judgment of the Supreme Court in the Salwa Judum case is unfortunate। मैं पहले नाम आपको बताता हूं एक एक, बड़े गौर से देखिए क्या नाम है। जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं A.K. पटनायक, अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर, चेलामेश्वर और फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हैं हाई कोर्ट के, गोविंद माथुर, एस मुरलीधर, संजीव बनर्जी हाई कोर्ट के जज हैं। फॉर्मर जजेस अंजना प्रकाश, सी प्रवीण कुमार, गोपाला रेड्डी, रघुराम, कन्नन, चंद्रा कुमार, कैलाश गंभीर और अदर्स भी हैं दो, मोहन गोपाल और संजय हेगड़े। क्या कहा है ये भी जानना चाहते हैं? मैं हिंदी में पढ़ता हूं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कहा, कोट अनकोट में, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रचार अभियान वैचारिक हो सकता है, लेकिन इसे शालीनता और गरिमा के साथ चलाया जा सकता है। किसी भी उम्मीदवार की तथाकथित विचारधारा की आलोचना से बचना चाहिए, इसकी विचारधारा से बचना चाहिए। किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की पूर्वाग्रही गलत व्याख्या का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हिला सकता है। आप सोचिए, क्या आदिवासियों को जीने का हक नहीं था? और उसके 2 साल बाद जो ये हत्याएं हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? और सिर्फ इतनी बात नहीं है दोस्तों, जब केंद्रीय गृह मंत्री की बात हो रही थी ना, वो अपनी बात कह रहे थे, तो एक और मुद्दा उठा दिया। मैं आपको बता दूं भाई, सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामला, जो एक केस चलाया था कि फर्जी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, भाई इन पर केस चला। जैसे ही केस चलाया, अच्छा सीबीआई को लगा दिया केंद्र सरकार ने, यही राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार थी, फर्जी केस। अमित शाह ने क्या एक आदर्श उपस्थित किया। प्रधानमंत्री मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इन्होंने तय किया कि जब तक हम बरी नहीं हो जाते हम कोई पोस्ट नहीं लेंगे। गृह मंत्री थे गुजरात के, छोड़ दिया पोस्ट। हाई कोर्ट से इनको राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट में गए। जानते हैं उस समय जज थे जस्टिस आफ्ताब आलम। अभी जो नई बात कही जा रही है ना, ये कहा जा रहा है कि आफ्ताब आलम को घर बुलाया था साइन करने के लिए। ये झूठ है, और झूठ ही नहीं है, बल्कि अमित शाह ने इस पूर्व जज के बारे में भी एक बात कहा, वो भी सुनना चाहिए। जानते हैं क्या कहा? कि जो बेल एप्लीकेशन होती है वो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 11 दिन चलती है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं आफ्ताब आलम, ये जनाब 2 साल तक इनके बेल एप्लीकेशन को लेके बैठे रहे, 2 साल तक। आफ्ताब आलम, आप सोचिए, किसी भी आदमी, यहां तो कुत्तों वाला जजमेंट 10 दिन में आ गया। आप जानते हैं ना भाई, इंसान यहां पर मरता रहता है, दशकों बीत जाते हैं, सुनवाई नहीं होती। एक कुत्ते के मामले में चंद एनिमल लवर्स पहुंच गए,
और जज साहब ने पूरा फैसला ही पलट दिया 10 दिन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने। आप सोचिए, गुजरात का गृह मंत्री, उसके बेल एप्लीकेशन पर पूरे भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे आफ्ताब आलम, वो जनाब 2 साल तक लेकर बैठे रहे। इस बात की भी चर्चा की। सुनना चाहिए दोस्तों, पता तो चलना ही चाहिए ना क्या क्या जातियां हुई है। और उस समय देश, ये कांग्रेसी जो है बड़ा संविधान के हिसाब से कानून काम कर रहे थे। सुन लीजिए। रिजेक्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमित शाह गृह मंत्री रहे, वो साक्ष्य को प्रभावित कर। तो मेरी जो वकील थी, इन्होंने कहा कि आपको अगर ये भय है तो जब तक बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता, हमारे क्लाइंट गुजरात के बाहर रहेंगे। वो मैंने स्टेटमेंट किया है। हाँ, 2 साल में बाहर रहा, निश्चित रूप से बाहर रहा, क्योंकि 2 साल भारत के इतिहास में कभी भी किसी की बेल एप्लीकेशन 2 साल नहीं चली। आलम साहब की कृपा से मेरी बेल एप्लीकेशन 2 साल चली। ज्यादा से ज्यादा बेल एप्लीकेशन 11 दिन तक चली। मेरा तो साफ साफ मानना है दोस्तों, सरकार को इन सारे मामलों को सार्वजनिक करना चाहिए, खुलकर बताना चाहिए। समय का इंतजार नहीं करना चाहिए कि ये हुआ तो हम ये बता देंगे ना, खुलकर बताना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या जातियां हुई है, ताकि लोगों को पता चले। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आखिर में एक सवाल का जवाब और देता हूं। जगदीप धनखड़ साहब के ऊपर सवाल पूछा गया। गृह मंत्री ने साफ कहा कि भाई, उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, अब आप जबरदस्ती खींच रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन पूर्व जजों की ये कहानी दोस्तों, वास्तव में अगर देखिए तो भारत के संवैधानिक मर्यादाओं की निश्चित रूप से धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि जो कुछ हो रहा है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों आज ही गणपति बप्पा मोरया, ये गीत हमने लिखा है दोस्तों, तैयार किया है, सुष्मिता जी की आवाज़ में है। हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है दोस्तों। अब भी तुरंत मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कमेंट में मैंने पिंड कर दिया है, क्लिक कीजिए और तुरंत देखिए दोस्तों, वहाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।